जब भी टैरिफ के बारे में डिस्कशन होती है तो हमें प्राइमरीली दो पोलराइज्ड व्यू मिलते हैं। एक हो गया ट्रम्प वाला व्यू, जहां पे कि ट्रम्प बोलते हैं कि ओह नाउ फॉरेन गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू पे अस मोर मनी, मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू कम बैक टू यूएसए। एंड जो दूसरा वाला व्यू है वो है कि यार हु विल पे फॉर दिस टैरिफ? इट्स द अमेरिकन सिटीजन हु विल पे फॉर द टैरिफ्स। बाय द वे, जो सच है वो इन दोनों पोलराइज्ड व्यू के बीच में कहीं है, या फिर काफी केसेस में तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि जो 10% रेसिप्रोकल टैरिफ था वो तो अप्रैल के महीने में ही लग गया था। मतलब जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है डिफरेंट इंडियन लिस्टेड कंपनीज के, वहां पे वो 10% टैरिफ लग के आया है। और क्योंकि टैरिफ अभी और भी बढ़ा दिया गया है, तो ज्यादातर एक्सपोर्टर्स के अर्निंग्स कॉल में अभी टैरिफ के बारे में और कैसे वो कंपनीज टैरिफ को नेविगेट करेंगे, इसी स्ट्रेटजी के बारे में ज्यादा बातें हो रही थी। तो आज के वीडियो में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट इंडियन एक्सपोर्टर्स कैसे इस टैरिफ हेडविंड को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वहां से डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में यूएस को कोई फायदा होने वाला है कि नहीं। सो ऑलमोस्ट सारे एक्सपोर्टर्स के अर्निंग्स कॉल में टैरिफ के बारे में बात हो रहा था। इवन फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के भी, इवन दो दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस टैरिफ्स। दैट इज बिकॉज एवरीबडी इज अनसर्टेन। पीपल वांना बी इन वेट एंड वॉच मूड, पीपल वांना बी कॉशियस so that they can eventually figure out some path or a way forward. लेकिन जिनके ऊपर टैरिफ लग चुका है, they have already started doing a few things with their businesses. In my view, there are predominantly three different paths that different companies are taking at this moment. पहला and the biggest one is source rerouting. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CCL प्रोडक्ट जो कॉन्टिनेंटल कॉफी नाम का प्रोडक्ट बेचती है, आपने देखा होगा डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स में भी। So Continental Coffee या CCL products sells a lot of products in the US as well. So 25% टैरिफ तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 25% टैरिफ बाकी कंट्रीज के ऊपर भी लगे 20% के आसपास, 20 और 25% इज नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर 50% टैरिफ लग जाता है तो फिर CCL के लिए मुश्किल हो जाएगा इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट करना। So what CCL said it will do is, because it has a manufacturing plant in Vietnam as well, so they will scale up the Vietnam plant and then they will start sourcing the coffee beans from different places including from India, and वहां पे वो कॉफी बनाएंगे और वहां से फिर वो एक्सपोर्ट करेंगे, so that सिर्फ 20% ऑफ टैरिफ लगे। सिमिलर टाइप ऑफ चीज वैभव ग्लोबल ने भी बोला, जो कि एक जेम्स एंड ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। जेम्स एंड ज्वेलरी एज यू नो विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स। वैभव ने बोला कि भाई अगर इंडिया में ज्यादा टैरिफ लग जाता है, क्योंकि हम लोग 50 डिफरेंट कंट्रीज से सोर्स करते हैं, तो we will eventually redirect our sourcing accordingly to adjust the tariffs. And Vaibhav has also increased their inventory levels in the US for the next few months. So what will happen is, for the next few months when there will be a lot of turbulence in tariff, they will keep selling from their US inventories, and after that they will evaluate कि कहां से सोर्स करने को उनको ज्यादा प्रॉफिटेबल फील होता है या कम टैरिफ लगते हैं, फिर वो वहां से सोर्स करना स्टार्ट कर देंगे। इवन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्टर विच इज द टेक्सटाइल सेक्टर, वहां पे भी काफी सारे प्लेयर्स सेम टाइप ऑफ चीज कर रहे हैं, जैसे कि गोकुलदास एक्सपोर्ट। सो बाय टेकिंग दिस अप्रोच, अ लॉट ऑफ कंपनीज विल अवॉइड दीज हाई टैरिफ जोन्स एंड नेविगेट थ्रू इट। और ये चीज शायद कंपनीज के लिए या उस कंपनीज के इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है, इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जैसे ही CCL प्रोडक्ट वियतनाम में अपना कैपेसिटी एक्सपांड करेगी, ठीक है प्रॉफिटेबिलिटी CCL के साथ ही रहेगी, लेकिन जो फैक्ट्री का एक्सपांशन हुआ, जिससे कि जॉब जनरेशन हुआ, वो वियतनाम में हो गया, इंडिया में नहीं। अब आते हैं दूसरे स्ट्रेटजी पे जो कि कुछ कंपनीज ले रहे हैं, विच इज डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। काफी कंपनीज जैसे कि वेल्सपैन लिविंग हो गया, दे हैव सीन सम सीरियस स्लो डाउन इन द यूएस बिकॉज ऑफ दिस 10% टैरिफ ओनली, एंड व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू इज टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम यूएस एंड फोकस मोर ऑन यूके, क्योंकि यूके के साथ अपना एफटीए साइन हो गया, एंड शायद ईयू के साथ भी अपना एफटीए साइन हो जाएगा बहुत जल्द। सो जहां पे कि इस टाइप के कंपनी जैसे कि वेल्सपैन हो गया, फिर इंडोकाउंट हो गया, जो कि पहले बांग्लादेश के साथ भी कंपीट करते थे और बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस था पूरे यूरोप में, और एफटीए के बाद इंडिया को वो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो मतलब पहली बार टैरिफ वहां पे कम हो जाएगा। सो एक नया मार्केट जहां पे कि टैरिफ कम हो गया वर्सेस यूएस का मार्केट जहां पे कि टैरिफ ज्यादा हो गया। सो मोस्ट प्रोबेबली दोस कंपनीज विल शिफ्ट अवे फ्रॉम यूएस टू द यूके एंड द यूरोप और टू अदर मार्केट्स।
अब आते हैं तीसरे सिनेरियो पे, जहां पे कि ये टैरिफ वाला पेन यूएस ही उठाएगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एटलीस्ट इन द लॉन्गर रन। जैसे कि वो वाले कंपनीज जो कि यूएस कंपनीज के लिए एज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉक्सी काम करते हैं इंडिया में, और उनको रिप्लेस करना भी इतना आसान नहीं है। फॉर एन एग्जांपल द सीडीएमओ कंपनीज, मतलब ऐसे कंपनीज जो कोई केमिकल कंपाउंड या केमिकल मॉलिक्यूल बनाती है फॉर सम इनोवेटर सिटिंग इन यूएस। तो उनका काम बेसिकली ये हो गया कि भाई हम तुम्हारे लिए बना के दे देंगे, फिर यहां से चीजों को लेके जाना, यूएस के अंदर रखना, वो भाई कस्टमर की जिम्मेदारी है। सो टैरिफ और शिपिंग उनके पल्ले नहीं आता। फिर ऐसे कंपनीज जो कि थोड़े टेक्निकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि गरवारे हाईटेक हो गया। अब कंपनी पीपीएफ बना रही है तो उसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज है कि भाई सन रेज से कितना ज्यादा इंफ्रारेड अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता है, कितनी जल्दी हील हो सकता है, नहीं हो सकता है अगर कार में स्क्रैच आ जाए तो। और जो उसके कंपेटिटर्स बैठे हैं यूएस के अंदर, वो भी अपना रॉ मटेरियल पूरा का पूरा चाइना से ही लाते हैं। तो मतलब टैरिफ का इंपैक्ट तो उनके ऊपर भी होगा। तो इवेंचुअली क्या होता है, क्योंकि ये नीश प्रोडक्ट है, तो इन द लॉन्गर रन ज्यादातर जो कॉस्ट है वो यूएस का सप्लाई चेन ही बेयर करना स्टार्ट कर देगी। इवन अगर हम इस क्वार्टर की भी बात करते हैं तो गरवारे जनरली 250 करोड़ के आसपास यूएस में एक्सपोर्ट करती है, और टैरिफ कितना लगाया गया था एक्स्ट्रा, 10% लास्ट क्वार्टर में। सो मतलब 25 करोड़ का इंपैक्ट आना चाहिए था कंपनी के ऊपर, मोटा मोटा बात करें तो, लेकिन इंपैक्ट आया सिर्फ 3 करोड़ का टैरिफ की वजह से। सो दैट शोज कि इस टाइप के प्रोडक्ट में ज्यादातर जो पेमेंट होती है, ज्यादातर जो टैरिफ होता है वो यूएस साइड से ही बियर किए जाते हैं। तो इन 3 केसेस से अपने को मेजरली 2 चीजें पता चलते हैं। पहला तो ये है कि यार बिजनेसेस आर रियली डायनामिक, उनको आप ऐसे कंटेन नहीं कर सकते हो टैरिफ लगा के या समथिंग। दे विल इवेंचुअली फिगर आउट सम पाथ टू ग्रो देयर बिजनेसेस, टू ग्रो देयर प्रॉफिटेबिलिटी इवेंचुअली। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि nobody is talking about shifting their manufacturing base to the US, and not only in these 3 cases but also in all the other companies that I am following at this moment, none of them are talking about shifting their manufacturing bases to the United States. Now the core reason for this, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, that is because of the labor cost. ये सारे जो एग्जांपल्स है उनमें से ज्यादातर चीजों में लेबर कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इंडिया में लेबर कॉस्ट है 2,500 का एवरेज, और जो यूएस में है वो है 85,000 का। तो कोई चांस ही नहीं है कि इस टाइप के जॉब्स इंडिया से हटके या फिर इस टाइप के कंट्रीज से हटके यूएस में मूव करे। नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल पॉइंट कैन बी कि भाई देन यूएस विल नॉट टारगेट दीज काइंड ऑफ जॉब्स एट ऑल। यूएस विल रेदर टारगेट द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लाइक द ताइवानीज आर डूइंग, और मे बी सम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो कि इजराइल कर रहा है। मतलब बेसिकली इजराइल और ताइवानीज की जॉब्स को वो टारगेट करेगा, जिसका कि एक एग्जांपल हमने रिसेंटली देखा भी है कि एप्पल ने आके अभी अभी अनाउंस किया है कि वो $600 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। 600 बिलियन, ह्यूज अमाउंट। एंड एप्पल इज सेइंग कि यार ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और भी इस टाइप के कुछ कुछ काम है जो कि वो यूएस में करेगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज नहीं हो सकता। इवन जो ताइवानीज हाई एंड जॉब्स हैं, जो चाइनीज हाई एंड जॉब्स है, जो जर्मनीज हाई एंड जॉब्स है या इजरायली जॉब्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स यूएस पे मूव नहीं हो सकते। दैट इज बिकॉज यार मैन्युफैक्चरिंग मूव करना मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे टैरिफ लगा दोगे और अपने आप वो सिर्फ टैरिफ बचाने के लिए आपकी कंट्री में बनाना स्टार्ट कर देगा। कोई भी चीज बनाने के लिए सप्लाई चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज के डेट में आप कुछ भी क्रिटिकल चीज बनाने जाते हो तो उसके पीछे हजारों चीजें और चाहिए होता है, और वो सारे चीजें किसी एक कंट्री में या फिर एक जगह पे मिलते ही नहीं है। नाउ क्योंकि टैरिफ लग रखा है अंधाधुन हर कंट्रीज पे, तो जब भी आप कुछ मैन्युफैक्चर करने जाओगे, पहली बात तो आपको सोर्स ही नहीं करने को मिलेगा डिफरेंट चीजें। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले पीपीएफ का एग्जांपल दिया था कि यूएस में जो पीपीएफ मैन्युफैक्चरर है, ठीक है वो बना रहे हैं पीपीएफ यूएस के अंदर, लेकिन वो रॉ मटेरियल कहां से ला रहे हैं? चाइना से। अभी अगर आप हाई एंड से होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूएस पे मूव कर देते हो तो कॉटन कहां से आएगा? थोड़े यूएस कॉटन बनाती है, कॉटन तो इंडिया और चाइना बनाती है। दुनिया के आधे से ज्यादा कॉटन इंडिया और चाइना में आता है। सो इंडिया और चाइना से आप फिर से इंपोर्ट करोगे, फिर से लग गई ड्यूटी, तो वायबल ही नहीं होगा। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग बाय पुटिंग टैरिफ अक्रॉस द कंट्रीज। अरे अगर इतना आसान होता तो इंडिया चाइना के ऊपर ना टैरिफ लगा देता। इंडिया तो कब से कर रहा है अपना ये मेक इन इंडिया, तो भाई चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दो, फिर कर लो खुद का मेक इन इंडिया। नहीं हो पाएगा क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में सप्लाई चेन बहुत दूर तक चला गया है।
आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते करते आपकी जिंदगी निकल जाएगी। दैट्स व्हाई वी नीड टू इंपोर्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। और वो डिफरेंट थिंग्स जब मैं बोलता हूं तो वो डिफरेंट कैटेगरीज से होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टैरिफ लगा दोगे हर कंट्री के ऊपर एंड एक्सपेक्ट करोगे कि आपके इधर कोई मैन्युफैक्चरिंग होगा। नाउ सेकंड रीजन, यार एप्पल जैसी कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, जिसका कि एक मेजॉरिटी यूजर बेस या फिर मेजॉरिटी कस्टमर्स अमेरिका के अंदर है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स क्यों करेगी? दैट इज बिकॉज एक कंपनी का मेन मोटो होता है कि जितना हो सके वो उतना एफिशिएंटली रन करे। और मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने को अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने को अच्छा एक शिपिंग नेटवर्क चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने को चाहिए कि एडजेसेंट जो इंडस्ट्रीज है वो उनका नेटवर्क आसपास हो, तब जाके एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग जोन या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनती है। एंड आई डोंट सी डोनाल्ड ट्रम्प स्पीकिंग अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स। ऑल ही इज इमेजिनिंग इज कि भाई मैं टैरिफ लगा दूंगा, फिर सब लोग ऐसे दौड़ भाग के आ जाएंगे क्योंकि मुझे तो अमेरिका में बेचना है। इट डजंट वर्क दिस वे। नाउ लेट मी टेल यू माय ओपिनियन कि पॉसिबली क्या हो सकता है। अभी देखो, यूएस जो है वो प्रिडोमिनेंटली एक फाइनेंस ड्रिवन मार्केट है। ज्यादातर लोग जो कि 401k में इन्वेस्टेड है, मतलब जो उनका रिटायरमेंट फंड वगैरह है, वो सारे फाइनेंशियल मार्केट्स में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। और ज्यादातर वेल्थ क्रिएशन भी उधर इसी वजह से हुआ है क्योंकि कंपनीज एफिशिएंटली चलते हैं और लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए। नाउ अगर आप फोर्स करते हो कंपनीज को कि भाई यहां पे आओ और आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, तो पहली बात तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग। अगर एप्पल इंडिया में बना के फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेचता है तो उसको जितना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट उसको अगर यूएस में बैठ के बनाना पड़ रहा है तो नहीं होगा। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, उसका शेयर प्राइस घटेगा, यूएस का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। और क्योंकि ज्यादातर लोग इन्वेस्टेड हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स में, ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं से लिंक्ड है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का स्लो डाउन आ जाएगा तो यूएस में कंप्लीट स्लो डाउन आ जाएगा। चीजों के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और एक स्लो डाउन भी आ जाएगा। मतलब क्या? रिसेशन नहीं, डिप्रेशन के आसपास जाने के चांसेस है। सो मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर ट्रंप विल रियलाइज इट वेरी सून कि इनके इधर मैन्युफैक्चरिंग तो वापस नहीं आ रहा है और ये अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ लगाना इज एब्सोल्युटली नॉट अ वे टू ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उसको ना खुद सोचना आता है ना दूसरे की बात समझ में आती है। सो मोस्टली यही होने वाला है इवेंचुअली कि जब यूएस में स्लो डाउन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले 1 या 2 क्वार्टर में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तब जाके जब मार्केट्स करेक्ट करने स्टार्ट करेंगे तब ट्रंप को समझ में आएगा कि यार चीजें नहीं हो रहे हैं ऐसे, और वो जितना पुश करेगा उतना ही ज्यादा मार्केट गिरने लगेगा। तब देन ही विल रियलाइज कि भाई ये सारे अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ अब उसको हटाने पड़ेंगे। सो अनलाइक द पॉपुलर बिलीफ जो कि मैं अभी अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज के कॉन कॉल भी देख रहा हूं कि कंपनीज आर सेइंग कि 20% या 15% का जो बेस टैरिफ है वो तो अब रहने वाला है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। I don't think this is the new normal, because if this is the new normal, then this is at the end of the day going to slow United States down, जिसके वजह से उसका जो ये फाइनेंशियल एम्पायर है वो गिरने लग जाएगा। So they will revert back very soon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।